बहुत बहुत धन्यवाद लाजरस जी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आपका जो सेंफिनिटी इंश्योरेंस मेगा लॉन्च है उसकी चर्चा करने के लिए आपने मुझे इनवाइट किया है। थैंक यू वेरी मच लाजरस जी। आपने ये जो सेंफिनिटी इंश्योरेंस मेगा लॉन्च रखा है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, आई वॉन्ट टू आस्क यू लाजरस जी, ये सेंफिनिटी आपने जो कंपनी बनाई, आपका ऑलरेडी एक कंपनी है लाजरस एकेडमी करके, और बहुत अच्छे से सक्सेसफुली वो कंपनी चल रहा था, बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी आपके साथ जुड़े हुए हैं। फिर आपने ये सेंफिनिटी कंपनी अलग से ट्रेनिंग कंपनी क्यों बनाई आपने? हाँ रंजीत, सो प्राइमरली क्या है कि मैंने ये देखा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में करंटली सब लोग है ना, जैसे एजेंट है वो सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे काम करते हैं और जो डेवलपमेंट ऑफिसर है वो एम्प्लॉयड जैसे काम करते हैं, राइट। अब क्या होता है कि जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड ये माइंडसेट से जब हम काम करते हैं तो हमारा ग्रोथ का एक सीमा होता है, वो सीमा के बाहर हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग वही कि आई एम द वन एंड ऑल किंग ऑफ ऑफ माय बिजनेस, और मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, एंड आई एम एवरीथिंग करके हम लोग जो एक वो माइंडसेट हमारा है, क्योंकि शुरुआत में ही हम लोग को सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड की जो एक माइंडसेट से हम लोग शुरू करते हैं तो वो उसमें हमारा ग्रोथ काफी रुक जाता है। अब ये मुझे ये ध्यान आया कि एक्चुअली क्या है ना, हम एजेंटों को कितना भी अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयड अगर बनाते हैं या डेवलपमेंट ऑफिसर को कितना भी अच्छा एम्प्लॉयड अगर बनाते हैं तो उसकी एक सीमा होती है, राइट। तो मेरा लाजरस डायस एजुकेशन एकेडमी में यह प्रयास रहा है कि लोगों का माइंडसेट को चेंज करना, बट वो माइंडसेट भी सीमित रहा है क्योंकि हम वापस उसी के अंदर वही बावड़ी में, जैसे बोलते हैं ना मेंढक एक बावड़ी में घूमता है, वैसे हम लोगों को भी एक ही बावड़ी में घुमा रहे हैं। ऑफ कोर्स ग्रोथ हो रहा है काफी सारा, बट क्या है जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और जो एक अलग प्रकार का बिजनेस का जो तड़का आना चाहिए, वो तब आएगा जब लोग एज एन एंटरप्रेन्योर करके शिफ्ट करेंगे उनका माइंडसेट को सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड से एक एंटरप्रेन्योर, या उसको मैंने नाम दिया है इंश्योरप्रेन्योर। ओके, तो इंश्योरप्रेन्योर मतलब एक इंश्योरेंस एजेंट या एक इंश्योरेंस डेवलपमेंट ऑफिसर जो एज एन इंश्योरप्रेन्योर काम करता है। तो जब वो इंश्योरप्रेन्योर का माइंडसेट लेके जब काम करता है तो वो बिजनेस के अंदर काम नहीं करता है, वो बिजनेस के ऊपर काम करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि दैट वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द बिजनेस, नॉट इन द बिजनेस। तो जब हम इनसाइड द बिजनेस, तो अभी मुझे क्या लगता है कि काफी बहुत सारे मतलब 99 क्या 100% जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो हमको इन द बिजनेस काम करने को सिखाते हैं, और उससे फिर चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो मैं मार्केट में ये जब देख रहा था तो मैंने देखा कि संतोष नायर सर जो है वही एक इंसान है जो एक एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत ही बड़े लेवल पे वो काम कर रहे हैं। 4,500-5 हजार एसएमईज उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको सबको वो सेल्फ एम्प्लॉयड से एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एज एन इंश्योरेंस का स्पेशलिस्ट और संतोष नायर एज एन एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेशलिस्ट, जब हम दोनों मर्ज होते हैं तो इंश्योरप्रेन्योर का जन्म होता है। और वो इंश्योरप्रेन्योर का जो बेनिफिट लोगों को मिलेगा, उससे क्या होगा, ये डबल इंजन उनको मिल जाएगी, जहां इंश्योरेंस भी डेवलप हो कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप कर सकते हैं, और उस वजह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एकदम बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो हमने एक ऐसा मतलब 5 लेवल के इंश्योरप्रेन्योर्स का हमने जिक्र किया है। एक है सोलोप्रेन्योर जो इंडिविजुअल काम करता है, उसके नेक्स्ट लेवल पे है प्राइमरी इंश्योरप्रेन्योर, उसका नेक्स्ट लेवल पे है स्टार इंश्योरप्रेन्योर, उसका नेक्स्ट लेवल पे है एलीट इंश्योरप्रेन्योर, और जो लास्ट है वो एस इंश्योरप्रेन्योर। अभी अगर हम हमारे इंडस्ट्री में देखते हैं रंजीत जी,
तो दो ही लोग हैं जिसको मैं ये एस इंशोरप्रेन्योर में मतलब प्लेस कर सकता हूँ। एक है भरत पारेख जी और दूसरे जो है वो श्रीनिवासन चेन्नई के। ये दो लोग हैं सही मायने में एज एंटरप्रेन्योर या एज इंशोरप्रेन्योर काम कर रहे हैं। उसके नीचे थोड़े थोड़े मतलब जो बोलते हैं स्लाइटली वो लोग एक एंटरप्रेन्योर जैसा, अदरवाइज मोस्टली हम लोग सोलोप्रेन्योर जैसा काम करते हैं। सो लाजरस जी, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जब आपको ऑलरेडी एक लाजरस जायस एकेडमी ऑलरेडी था, तो क्या आप ये सारी चीजें उसी बैनर में नहीं कर सकते थे? आपने एक नया कंपनी क्लोज किया, उसकी क्या वजह है? क्योंकि वो बैनर पे अगर मुझे करना था तो अगेन मैं अकेला मतलब मेरा खुद का जो इंश्योरेंस पार्ट कवर होता था, जो एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट है ना वो कवर नहीं होता था। और एंटरप्रेन्योरशिप में मैं अभी स्टडी करने जाऊं, मैं उसके ऊपर पूरा रियाज करूं, मैं उसके ऊपर कंटेंट बनाऊं, तो ये सब बहुत टाइम लगता था। तो उसमें नुकसान जो है वो इंश्योरेंस का, हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर और एजेंट उनका होता था। तो ऑलरेडी जब एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंस है, ऑलरेडी जब एग्जिस्टिंग कंटेंट है, तो मुझे इसलिए लगा क्योंकि और संतोष नायर वैसे भी मेरा फैन है, मैं उनका फैन हूँ और काफी सारा वो पूरे मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में मुझे ज्यादा लोग संतोष नायर के वजह से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह पे जाके मेरा नाम जो है वो लेते हैं। इनफैक्ट नॉन इंश्योरेंस वाले भी हमको कॉल करते हैं कि वो आपको ऑब्जेक्शन ओवररूल बुक दे दो। तो जब वो ऑलरेडी ये सब प्रोपेगेट कर रहे हैं, ऑलरेडी मेरा मार्केट में उन्होंने नाम फैला है काफी जगह पे, इवन नॉन इंश्योरेंस में, तो मुझे लगा कि ये पैकेज अगर हम लोग साथ में मिलके अगर करते हैं तो एनीवे दोनों का काफी गहरा रिश्ता है, तो उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सेंफिनिटी पैदा हुआ। तो लाजरस जी, देखिए, आप ऑलरेडी इंश्योरेंस की ट्रेनिंग दे रहे थे, बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट संतोष नायर से भी ऑलरेडी ट्रेनिंग लेते थे। तो अब दो जगह से चीजें तो लोगों को मिल रही थी, लेकिन अभी ये जो आपका सेंफिनिटी बना है, ये अलग क्या देने वाला है इंश्योरेंस एजेंट को? जो ऑलरेडी उनको मिल रहा था, जो आपसे और संतोष नायर से ऑलरेडी मिल रहा था, अभी आपका जो सेंफिनिटी प्रोजेक्ट है, ये क्या अलग देगा एक इंश्योरेंस एजेंट को? तो नॉर्मली क्या होता है, जब संतोष नायर जी इस टॉपिक को हैंडल करते थे, वो इंश्योरेंस रिलेटेड उसको उतना हैंडल नहीं करते, वो ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप से उनको हैंडल करते थे। बट जब एंटरप्रेन्योरशिप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आता है, उसका रुख अलग हो जाता है, और वो जब तक लोगों को उसकी भनक और उसकी आइडिया नहीं मिलेगी, तो तब तक क्या है कि वो अर्धा मतलब जैसे मैं सिखाऊंगा इंश्योरेंस, बट वो इंश्योरेंस को एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे जोड़ना, या संतोष नायर जी जब एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं उसको इंश्योरेंस के साथ कैसे जोड़ना, तो ये क्या होगा, एकदम स्पेसिफिक सोल्यूशन रहेगा। जो अदरवाइज जब एंटरप्रेन्योरशिप हम सीखते हैं ना, तो हमारे इंडस्ट्री के लिए वो कैसे अप्लाई होगा ये मुझे सोचना पड़ता है। बहुत बढ़िया। सो लाजरस जी, अब आपने ये सेंफिनिटी को इंश्योरेंस एडवाइजर तक पहुंचाने के लिए, आपकी सोच को, इस माइंडसेट को इंश्योरेंस एडवाइजर तक पहुंचाने के लिए आपने एक मेगा लॉन्च रखा है, सेंफिनिटी का मेगा लॉन्च है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। 3 जुलाई को ये हमने एक जो मेगा लॉन्च रखा है, ये एक अलग माइंडसेट से रखा है। नंबर 1 ये है कि सेंफिनिटी के बारे में लोगों को बताना है कि ये नई कंपनी है, क्यों है, वो एक मकसद था, छोटा मकसद था। बट इसका बड़ा मकसद ये है कि मैंने ये देखा है कि हम जब जिंदगी में सक्सेस के बारे में, सफलता के बारे में, ग्रोथ के बारे में जब बात करते हैं, तो अलग अलग पहलू जो है वो लोगों के, इंसान के लोगों के लाइफ में उसका लागू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर यह हर एक पहलू, जैसे एक बॉडी होता है, एक माइंड होता है, एक सोल होता है, एक स्पिरिचुअल ऑरा होता है, अभी अगर ये कोई एक एरिया में अगर आपका अगर कुछ प्रॉपर अलाइंड अगर नहीं रहेगा, तो देन वो गाड़ी जैसे 4 पहिए वाली गाड़ी है, अगर एक पहिया अगर टायर है, तो आप दूसरे तीनों पहिए को एकदम बहुत जबरदस्त आपने अगर कर लिया है फिट एंड फाइन एकदम, तो भी वो गाड़ी बराबर से नहीं चली। अक्सर मेरे जिंदगी में जब मैं ये ट्रेनिंग करता हूँ और अलग अलग साइंस के ऊपर मेरा जब ध्यान गया, तब मुझे यह एहसास हुआ कि एक नॉलेज होता है, एक स्किल होता है, एक एटीट्यूड होता है, बट उसके अलावा बहुत सारे ऐसे साइंसेस है जो हमारे ऑरा को, जो हमारे मतलब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करते हैं।
क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ये है जो ब्लैक बॉक्स जैसे है। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद जैसे हम हमारे माँ के कोख में पैदा हो जाते हैं, तभी यह ब्लैक बॉक्स एकदम खाली रहता है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वहां से उसका अपनी माँ जो है, हमारी माँ जो है, वो जो सुनती है, वो जो समझती है, उनके जो मान्यताएं हैं, उनके जो बिलीफ्स है, उनका जो उन्होंने उनके बड़ों ने जो उनको बताया है, तो वो सब जो है वो फीडिंग उस ब्लैक बॉक्स में होता है और हमारा एक ढांचा तैयार होता है। तो जब हम पैदा होते हैं, हमारे उम्र से ज्यादा उम्र उस ब्लैक बॉक्स का रहता है, और वो ब्लैक बॉक्स में एक हम लोग कंडीशनिंग जो है वो ऑलरेडी फिट करके आते हैं। उसके बाद कहा जाता है फर्स्ट 6 इयर्स में ये पूरा जो मान्यताएं हैं, बिलीफ्स है, ये पूरी अपनी उसमें आ जाती है। अब हमारा जो लाइफ है वो उस कंडीशनिंग के और घूमता है। तो भले मैं कुछ भी करूं, मतलब मेरा कॉन्शियस माइंड में मैं नॉलेज डेवलप करूंगा, मैं स्किल डेवलप करूंगा, मैं और कुछ डेवलप करूंगा, बट अगर मेरे मान्यता रिलेटेड अगर ब्लॉक्स है तो वो ब्लॉक्स मुझे फिर भी पीछे खींचेंगे। तो मैंने ऐसे देखा है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, करना चाहते हैं, नॉलेज भी अच्छा है उनका, सब डेवलपमेंट अच्छा है, फिर भी वो लोग लाइफ में थोड़ा पीछे पड़ते हैं। मुझे लगा ये 3 जुलाई का सेंफिनिटी का इंश्योरेंस मेगा लॉन्च में मैं लोगों का, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का इसके ऊपर ध्यान जताना चाहता हूं या आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे एक सिंपल चीज है, हैंडराइटिंग या सिग्नेचर, इसके पीछे कुछ है। हमारा जो लाइफ में जो इवेंट्स होता है, कोई भी मतलब ऐसी घटना होती है, वो घटना के रिलेटेड भी हमारे ऊपर काफी सारा उसका असर पड़ता है। रिलेशनशिप्स है, उसके ऊपर ये पड़ता है। तो मुझे लगा ये अलग जो पहलू है जिसके बारे में आज तक हमने बात नहीं किया है या कोई भी ट्रेनिंग में बात होती नहीं है, तो इन चीजों को सामने लाकर एक आईना इंश्योरेंस के इंडस्ट्री को मैं बताना चाहता हूं। So that's what ये आपका मेगा लॉन्च में ये सारी चीज होने वाली है। लेकिन इस मेगा लॉन्च में लाजरस जी, आप और संतोष नायर एक्चुअली सेंफिनिटी के 2 पार्टनर हैं, राइट? यस। आप और संतोष नायर ये 2 जन पार्टनर हैं और आप दोनों का तो स्वाभाविक है कि इसमें मेगा लॉन्च में होना था, आप कुछ वहां पे स्पीच देने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपके पोस्टर में देखा कि करीबन 9 और स्पीकर्स को आपने इनवाइट किया है इसके अंदर, तो इन स्पीकर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे लाजरस जी? 9 और स्पीकर नहीं है, हम 2 को छोड़ के 7 स्पीकर है, तो टोटल 9 टोटल 9 स्पीकर। ओके, 9 स्पीकर। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक अलग अद्भुत एक नजारा है, और ये अद्भुत नजारा जो है लोगों को सामने आता नहीं है। हमारा माइंड क्या है, जहां पर हम काम कर रहे हैं, जो लिमिटेशन में हम काम कर रहे हैं, उसी में हम लोग फंस जाते हैं। बहुत बार हमको रियलिटी जो है लाइफ की वो पता नहीं चलती। तो जैसे हमारे एक स्पीकर है सुदेश कावलेकर जी, जिन्होंने 10 साल में 30,000 पॉलिसीज किया है। अभी अगर इसको हम लोग डिवाइड भी करेंगे तो पर ईयर 3000 आता है, और अगर पर ईयर 3000 आता है मतलब पर डे ऑलमोस्ट 10 आता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में हमेशा ये बात होती है कि यार मैं एक पॉलिसी पर डे कर सकता हूं क्या? वो भी चैलेंज है। मुझे लगता है जनरली लोग 100 जो है, शतकवीर जो है ना, वो एक बेंचमार्क रखते हैं। और क्या होता है कि जैसे रा कहते हैं, वो कहते हैं कि द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, द माइंडसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी डिफाइंस योर जर्नी। तो अगर मेरा माइंडसेट जो है शुरुआत में मैं 100 लाइव्स ये सोचता हूँ, ये बहुत बड़ा सीलिंग है, जिसको संतोष नायर जी सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो एक हर एक के माइंड में वो 100 का सर्कल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रहता है। तो सुदेश कावलेकर जी जब बात करेंगे कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 10 साल लगातार ऑन एन एवरेज 3000 पॉलिसीज अगर उन्होंने बनाए हैं,
तो वो लोगों को एक अपना सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करनी। दूसरा बात है कि एक बड़ा से बड़ा पॉलिसी कितना बेच सकता हूं, उसके ऊपर भी हमारी सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कि 5 लाख का प्रीमियम बेचूंगा, 1 करोड़ का पॉलिसी बेचूंगा, 10 करोड़ का बेचूंगा। बट क्या कोई 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसा पॉलिसी भी बेच सकता है? और वो बेचता है तो ये आदमी करता क्या रहेगा? हम HNI की बात करते हैं, HNI को लोग जाके जिस प्रकार से पिच करते हैं उनको तो एकदम हकाला जाता है, मतलब आदमी 5 मिनट 2 मिनट भी उनसे बात नहीं करता। तो ऐसा क्या चीज है कि ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है कि 200 करोड़ की पॉलिसी बिक सकती है? तो अगेन वो एक सेलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा माइंड और मेरा माइंडसेट और मेरा जो सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ एक ये है जो ये मेगा लॉन्च में हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं। लोगों का कंप्लीट माइंड ओपन हो जाएगा जब वो इनको हूबहू सुनेंगे। रणधीर भल्ला जी को पर्सनली जिन्होंने ये सेल किया है, मुझे लगता है कि उनका दूसरा जो बैरियर है कि समय शॉर्ट कितना मैक्सिमम हो सकता वो टूट जाएगा। संबंधों के बारे में हम जब बात करेंगे, पुराने जमाने में रिलेशनशिप्स अलग होते थे। जैसे हम लोग जो है ना, हम जब बड़े हुए हम पूरा हमारे माताजी पिताजी का पूरा बात हम सुनते थे, काफी बड़े हुए तब तक। आज का जमाना कैसा है कि माँ बाप को बच्चों का सुनना पड़ता है, पूरी डायरेक्शन जो है वो बच्चे देते हैं। ये रिलेशनशिप में चेंज हुआ है। अब ये जो चेंजेस इस प्रकार से जो हो रहे हैं वो इंश्योरेंस एडवाइजर को, डेवलपमेंट ऑफिसर को कैसे इम्पैक्ट करेंगे? ये मुरली मेहता जी बहुत खास तरीके से एकदम इन डेप्थ सबको समझाने वाले हैं। बिकॉज ये रिलेशनशिप के ऊपर अगर कैसे बदलने वाले रिश्ते हैं, इसके ऊपर अगर हमको ध्यान हम नहीं देंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। क्योंकि पहले पूरा रिलेशनशिप के ऊपर काम होता था, आज जो है उसमें बहुत सारे पहलू आ गए हैं। विनीत बंसोड़े सर जो है वो ये बताएंगे कि जैसे एक सिग्नेचर देखकर एक आदमी का आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, उनका हैंडराइटिंग देखकर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। इंसान जो बोलता है वो एक्चुअली वो होता नहीं, क्योंकि जो इंसान बोलता है वो उसके कॉन्शियस माइंड से बोलता है। जब इंसान सिग्नेचर करता है या हैंडराइटिंग करता है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। तो मैंने विनीत सर बंसोड़े का कोर्स किया है करीबन 4 बार। मेरे बैच में जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स आते हैं, एजेंट्स आते हैं, उनको सबको मैं उनका सिग्नेचर चेंज करने बोलता हूं। और ये सिग्नेचर चेंज करने के बाद जो मैजिक होता है वो बहुत ही अफलातून। तो ये जब साइंस अगर इंश्योरेंस एजेंट को पता नहीं रहेगा तो मतलब वो उसमें से जो बेनिफिट मिल सकता है उनको नहीं मिलेगा। तो भले वो अच्छे नॉलेजेबल है, बहुत अच्छे स्किल्ड है, उनको प्लान का पूरा सब पता है, फाइनेंशियल प्लानिंग का पता है, बट अगर एक सिग्नेचर से वो एक इंसान का माइंडसेट को समझ सकते हैं तो उनका पूरा प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। मीनल पचोरे मैडम को मैंने इसके लिए बुलाया बिकॉज हमारा जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग हमारा ऑलवेज जो है ना स्केर्सिटी के तरफ है। सब लोगों को लगता है कि पैसा लिमिटेड है पूरे वर्ल्ड और उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत झाका झाकी करनी पड़ती है, बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। मीनल पचोरे मैडम हमको बताएगी कि किस प्रकार से हर चीज अबंडेंस में है। जैसे हवा अबंडेंट है, उसके लिए कोई मारामारी करता नहीं है, या जैसे पानी है, ये सब चीजों का जैसे सनलाइट है, इसका पूरा परिपूर्ण जो है मात्रा में हमको दिया गया है। कभी हम लोग ये सोचते नहीं कि वो पूरा होगा क्या। तो मीनल मैडम जो है वो ये बताने वाली है पैसे के तरफ हमारा जो वाइब्रेशन है या पैसे के तरफ जो हमारा मान्यता है, उस हिसाब से पैसा हमारे लाइफ में खेल खेलता है। और ये जो पैसे का खेल है, ये खेल को अगर हमको बदलना है तो हमारा पैसे के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ते को हमको चेंज करना पड़ेगा। और मीनल मैडम एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल देने वाली है जिससे वो अगर लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे,
धीरे धीरे उनके अंदर जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुआ है वो प्रोग्रामिंग धीरे धीरे खुल जाएगा, जिसके कारण उनके लाइफ में आगे चीज बढ़ने लगेगी। संतोष नायर सर ऑफ कोर्स सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात करने वाले हैं, और मैं थ्री इंडियाज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। उसके बाद लोगन नायडू जो है, लोगन नायडू सर, इनको 1996 में मैंने सुना था, जब मैं एक बहुत ही दुखी आत्मा एजेंट था। मेरे को एमडीआरटी के बारे में सही में लगता था कि मैं तो हो ही नहीं सकता हूँ, मतलब सवाल ही नहीं, मेरे अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं एक एमडीआरटी बन सकता हूँ। और एलआईटी के कॉन्फ्रेंस में बैंगलोर में 1996 में इनको जब मैंने सुना, और उनको सुनने के बाद मतलब मैं इतना कन्विंस था, उन्होंने बोला सब लोग एमडीआरटी बन सकते हैं। तो स्पीच होने के बाद उनको मैं बोला सर आपने बहुत झूठ बोला। बोला क्या? मतलब वो भी एकदम हड़बड़ गए। क्या? बोला सर आप बोले कि सब लोग एमडीआरटी कर सकते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूँ कि मैं एमडीआरटी क्यों नहीं कर सकता। और लकीली क्या हुआ, वो बॉम्बे में जब आ गए, पापा जी कोचर ऑलवेज उनका खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो एजेंट के थ्रू करते थे। तो मेरे को लकीली पापा जी का कॉल आया कि यार लोगन नायडू साहब और उनके वाइफ को आपको लंच को लेके जाना है ज्वेल ऑफ इंडिया, तो आप जाएंगे क्या? तो मैं तो खुद ही मारा, मैं बोला हाँ सर मैं जाऊंगा। तो ज्वेल ऑफ इंडिया में पापा जी कोचर ने उनको छोड़ा और 3 कलाक में उनके साथ बात करा था। जब ज्वेल ऑफ इंडिया में मैं एंट्री मारा, मैं आई कांट डू एमडीआरटी के माइंडसेट से मारा। लोगन नायडू सर के साथ 3 कलाक बैठने के बाद मैं और मेरी वाइफ जब हम लोग बाहर निकले, आई कैन का नारा से मैं बाहर निकला, और 3 महीने में मैंने फर्स्ट मेरा एमडीआरटी जो है 3 महीने में, क्योंकि 1 सितंबर को ये मीटिंग हुआ था और मेरे को उस समय पता भी नहीं था कि मेरी कमीशन क्या है, बट उसके बावजूद 3 महीने में मैंने एमडीआरटी। क्या बात, सुपर। तो लाजरस जी, मतलब कि आपका ये जो मेगा लॉन्च होने वाला है, इसमें आप किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, आपने सारे ही सब्जेक्ट इसमें जो है कवर कर दिए, आत्मा से लेके परमात्मा और फिजिक्स से लेकर मनी से लेकर हर चीज आप इसमें कवर कर रहे हैं। मुझे एक थोड़ा सा प्रश्न मेरे मन में आता है, 9 स्पीकर हैं और 9 स्पीकर कितनी देर बात करने वाले हैं, कितना समय लगने वाला है इस मेगा लॉन्च को, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हम लोग ये जो संडे को 3 जुलाई को 11 बजे शुरू करेंगे, हर स्पीकर को 30 मिनट दिया गया है, और बीच में हमारे 10 मिनट के कुछ 2 ब्रेक्स होंगे, बीच में लंच के लिए एक 40 मिनट्स का ब्रेक होगा। तो करीबन 5:30 या 5:40 मैक्सिमम हमारा प्रोग्राम खत्म होगा। तो यहाँ क्या हमको एक झलक देना है, वो इन डेप्थ हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे, बट क्या है कि एटलीस्ट जब तक हमको एहसास नहीं होता है, इसका अवेयरनेस नहीं रहता है, तो कोई भी प्रकार से हम उसके ऊपर काम करना शुरू नहीं करें। तो इम्पोर्टेंट ये है, ये मेगा लॉन्च का सिर्फ एक मैसेज ये है कि आपको अलग अलग पहलू पे हम अवेयरनेस या जागरूक करना चाहते हैं, फिर अपनी जर्नी वहां से आप शुरू कर सकते हैं, और उसको कैसे आगे लेके जाना है वो आप देख सकते हैं। और हम लोग आगे चलकर इसके ऊपर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में, जिसके बारे में अभी बहुत ऐसा डिटेल में हमने सोचा नहीं है, बट वो हम लोग आगे सोचेंगे कि ये सब जो वक्ता है इनका आगे चल के भी जो बेनिफिट है वो पार्टिसिपेंट्स को मिले। मैं तो ये सोच रहा हूँ लाजरस जी, इसका ट्रेलर इतना जबरदस्त है तो पिक्चर कैसी होगी। सुपर। एक आउट ऑफ द क्वेश्चन सिलेबस क्वेश्चन पूछने चाहता हूँ लाजरस जी, आप कई बार ऐसा बोलते हैं कि एक इंडिया के अंदर 3 इंडिया, एक इंडिया के अंदर 3 इंडिया, मैंने कई बार ऐसा सुना आपको कहते हुए, इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाइए। तो क्या होता है, मैं जब अलग अलग जगह पे जब जाता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, तो मेरे माइंड में ये आ गया कि हर जगह का जो प्रॉब्लम है ना अलग है, हर जगह के एजेंट्स का प्रॉब्लम अलग है, हर जगह के डेवलपमेंट ऑफिसर्स का प्रॉब्लम अलग है। और फिर वो मैं सोचता था यार ये अलग क्यों होता है, और फिर वहां से फिर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर मंथन करना शुरू किया, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, और आखिर में मुझे फिर वो जो उसका सारांश है, उसका जो कोर जो है वो मुझे पता चला। तो मैं आपको एक चीज सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं और आपको एक 10 ब्रांच उसके लगाने हैं, तो आप कहाँ पर लगाएंगे, किस एरिया में, या कौन से सिलेक्शन आप किस बेसिस पे करेंगे?
तो मैं एक्चुअली राजेश जी, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मुझे लगाने हैं तो, और 10 ब्रांच अगर मुझे ओपन करने हैं, तो मैं सबसे पहले तो मेट्रो सिटीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप मेट्रो सिटीज को कवर करेंगे, क्यों करेंगे आप? क्योंकि वहां हर पे प्रीमियम कंपनी ज्यादा करता है। मिलेगा, हाँ, धंधा उधर ही है, धंधा उधर ही है। धंधा उधर है, ओके। और क्या हो सकता है उसके अलावा? और अच्छे एजेंट्स मिलेंगे, जो अच्छे पढ़े लिखे एजेंट्स मिलेंगे, जो कि लोगों को, मुझे इजीली अच्छे पढ़े लिखे एजेंट्स करेक्ट। तो मिलेंगे। मतलब एक है कि आपको पॉपुलेशन काफी आपका बड़ा है, तो Correct. मतलब आपका मार्केट साइज बड़ा होता है। सेकंड, यहाँ के लोग जो है काफी फॉरवर्ड होते हैं, नॉलेज बोलो, टेक्नोलॉजी बोलो, काफी चीज में उनको मतलब बहुत सारा आपको ऐसा बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि काफी Correct. सारे चीज उनको ऑलरेडी पता है। तो Correct. आपको ये लगता है कि वहां तक अपना माल बेचने के लिए या उसको कन्विंस करने के लिए थोड़ा इजी होगा, क्योंकि Correct. वही चीज अगर आप रूरल से शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। Correct. मतलब क्या है कि एज अ कंपनी आप एक्चुअली, और मैं जब बिरला सन लाइफ में इंश्योरेंस में एज अ ब्रांच मैनेजर जब काम किया, हमारे भी 5 जो पहले ब्रांच है वो सब मेट्रो सिटीज में शुरू हुए। तो मतलब ये है कि मेट्रो सिटी एक अलग गति पे चल रही है, ओके। तो सब मेट्रो सिटीज अलग गति पे चल रही है, नॉलेज के सिलसिले में अलग है, इंफॉर्मेशन के सिलसिले में अलग है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के सिलसिले में अलग है, एडुकेशन में अलग है, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, कल्चर जो है, कंप्लीटली कल्चर अलग है, एकदम मतलब फॉरवर्ड लुकिंग है, तो ये सब, क्योंकि ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो जब आप इंसान जब कोई इंश्योरेंस खरीदता है, कोई भी खरीदता है, तो उसका जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस रहता है वो अलग होता है। अभी आप अगर ए टाइप सिटी में जाएंगे जो मेट्रो के नीचे होते हैं, या बी क्लास बी उसको कहते हैं, क्लास ए में अगर जब आप जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि मेट्रो से थोड़ा धीमा सब चल रहा है। मतलब मेट्रो और ये जो ए टाइप सिटीज है, इसमें फर्क है, थोड़ा अंतर है, क्योंकि वो मेट्रो जैसा बनने के लिए उनको शायद 5-10 साल लगे, करेक्ट। तो वो एक अलग गति में है। सिमिलरली अगर आप बी टाइप सिटीज और उसके नीचे अगर रूरल वगैरह में अगर जाएंगे, वहां और अलग है, क्योंकि उनका जो इंफॉर्मेशन है, उनका जो नॉलेज है, उनका जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सो बहुत सारा चीज के कारण वो लोग पीछे रह जाते हैं। अब क्या होता है कि इंश्योरेंस में हम ट्रेनिंग जब देते हैं ना, हम लोगों को एक ही ट्रेनिंग देते हैं, क्या ऐसा जाके बेच। अब वो सेम चीज अगर मेट्रो में बेचता है, सेम चीज ए क्लास सिटी में बेचता है, सेम चीज बी में बेचता है, या अगर रूरल में जाके बेचता है, तो फिर क्या होगा कि मुझे क्या लगता है कि क्लाइंट का जो माइंडसेट है, और जो एजेंट का माइंडसेट है, वो एक वेवलेंथ में मिलेगा नहीं। तो किसी ने ये कहा है कि एकदम हाईली एडुकेटेड क्लाइंट रहेगा और हाईली एडुकेटेड अगर एजेंट रहेगा, तो दोनों का जो कम्युनिकेशन है ना, वो एक अलग लेवल पे चलेगा। बट अगर एजेंट हाईली एडुकेटेड और कस्टमर समझो कम एडुकेटेड है, तो फिर क्या होगा, वो कस्टमर के ऊपर बाउंसर चला जाएगा। और अगर समझो कस्टमर जो है वो मतलब एजेंट है, वो भी अनएडुकेटेड है और कस्टमर भी अनएडुकेटेड है, तो दोनों का तालमेल वापस जमेगा, बिकॉज दोनों को पता नहीं कि दुनिया क्या होती। तो एक रूरल में वो गेम होता है ना, तो रूरल में वही चीज हो रहा है जो मेट्रोज में भी 10 साल या 15 साल पहले होता था, जो हम रिलेशनशिप के ऊपर बिजनेस करते थे ना। तो ये सब जो 3 अलग जगह पे 3 अलग रफ्तार में ये चल रहा है। तो मैं मेरे मतलब जो स्पीच रहेगा मेरा, उसमें मैं ये बहुत डिटेल में आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ हमारे इंश्योरेंस के इसको एजेंट्स को, कि जैसा अभी एक बात होता है, इंश्योरेंस एजेंट्स है ना, ये प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत भागते हैं कि चलो ये प्लान कॉम्बिनेशन, ये प्लान प्रेजेंटेशन। अब ये प्लान प्रेजेंटेशन कहाँ चलेगा और कहाँ नहीं चलेगा, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब कौन सा फर्स्ट इंडिया जो है उसको क्या ट्रेनिंग लेना चाहिए, सेकंड इंडिया जो है उसको क्या ट्रेनिंग लेना चाहिए, थर्ड इंडिया जो है उसको क्या ट्रेनिंग लेना चाहिए। फर्स्ट इंडिया वाले को यह सोचना पड़ेगा उसके क्लाइंट का प्रोफाइल क्या है, उसके बेसिस पे जो वो बात करेगा, क्योंकि लोग हंसने लगेंगे, क्योंकि लोगों को मेट्रो में शायद मोस्ट एजेंट से ज्यादा पता है।
तो उस केस में फिर एक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एलआईसी पूरे ऑल ओवर इंडिया पे काम करते हैं, उनको इसको ये सब ध्यान रखने के लिए टाइम नहीं है, वो लोग अपना रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। बट एक डेवलपमेंट ऑफिसर को जरूर ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे से ऑपरेट कर रहा है, और उसके एजेंट्स का जो है वो सिलेक्शन उसके एजेंट का मेट्रो सिटीज में अलग टाइप ऑफ लोगों से होना चाहिए, ए सिटी में अलग होना चाहिए, रूरल में अलग होना चाहिए। तो अगर मैं उसी प्रकार जो 20 साल पहले जो रिक्रूटमेंट करता था वही प्रकार से आज अगर करूंगा तो मुझे लगता है कि ज्यादा फेलियर होगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी बॉम्बे के, मुंबई के, और वो लोग कह रहे थे कि सर एक्चुअली हमारे एजेंट जब सब जाते हैं ना क्लाइंट से डिस्कस करने के लिए, तो वहां इंश्योरेंस बेचने जाते हैं बट एसआईपी करके आते हैं, म्यूचुअल फंड करके आते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आपने ये सोचा ही नहीं है, समझा ही नहीं है कि आपका क्लाइंट कौन है। तो ये सब विस्तार में मैं इसका खुलासा करने वाला हूं कि एक मेट्रो में आपको क्या बात करनी चाहिए, एक ए टाइप सिटी में आपको क्या बात करनी चाहिए, और रूरल में आप ये पुराना वाला कार्यक्रम जो है वो चलेगा। क्योंकि रूरल में रंजीत जी मुझे ये बताइए, किसको आईआरआर की किसको पता है? करेक्ट। तो आईआरआर किसको पता ही नहीं है, तो वहां का एजेंट को वो जरूरत नहीं है। बट क्या आपको लगता है कि मेट्रो वाला एजेंट को आईआरआर नहीं समझ के चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आईआरआर तो यहाँ एकदम भाषा है। ये तो मतलब हर चीज में, हर सेकंड सेंटेंस में जब फाइनेंस की बात आती है लोग आईआरआर की बात करते हैं। तो क्या आपके एजेंट को, एक डेवलपमेंट ऑफिसर को ये सवाल है, क्या आपके एजेंट को आपने इस यहाँ तक मतलब जो चीजें उनको रियली जरूरत है वो आप उनको दे रहे हैं क्या, ट्रेन कर रहे हैं क्या? फिर आपको रिजल्ट नहीं आता है तो आप नाराज होने का फिर कोई मतलब नहीं। बहुत गहरी बात है राजेश जी, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी समझ है। और ये समझ अगर एक इंश्योरेंस एजेंट को मिल जाती है तो डेफिनेटली ये जो है बहुत उसके काम की है। राजेश जी, आपने आपके इस मेगा लॉन्च में एक इंश्योरेंस एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर दोनों को इनवाइट किया है, करेक्ट? यस। तो किस प्रकार से ये आपका मेगा लॉन्च एक इंश्योरेंस एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर दोनों को मदद करेगा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्या उनको इमीडिएटली इस मेगा लॉन्च से मिलने वाला है? तो नंबर 1, ये मेगा लॉन्च से उनको ये पता चलेगा कि सक्सेस जो है, जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस सिर्फ नॉलेज और स्किल और प्लान प्रेजेंटेशन तक सीमित नहीं है, क्योंकि वैसा अगर करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। नंबर 1। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड रहूंगा। सो वेदर डेवलपमेंट ऑफिसर है या एजेंट है, आपका माइंडसेट है सोलोप्रेन्योर का, आपका माइंडसेट है सेल्फ एम्प्लॉयड का या एम्प्लॉयड का, तो वहां से एक एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होना है या इंश्योरर आपको कैसे होना है, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट लोगों को पता चलेगा। थर्ड जो है, एक एजेंट को यह समझना होगा कि जिस एरिया में वो रहता है वहां के क्लाइंट्स की फिलॉसफी क्या है, उनका कल्चर क्या है, और उसके हिसाब से उनको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा वो माइंडसेट में उनको उस प्रकार से बात करने के लिए। मैं एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूं जिससे शायद आपके व्यूअर्स को और हमारे पार्टिसिपेंट्स को यह पता चलेगा। 1996, 97, 95, 96, 97 का जो दौरान अगर आप देखेंगे, पीपीएफ जो है वो 12% इंटरेस्ट दे रहा है, यूएस 64 जो है वो 26% डिविडेंड दे रहा है, और हमारा इंश्योरेंस का प्रोडक्ट जो है वो 6% दे रहा है। अभी रंजीत जी, उस समय पे अगर मैं जाके, मतलब ऑफ कोर्स मैं मेट्रो में रहता था तो लोगों का पीपीएफ के बारे में, इसके बारे में काफी माइंडसेट था, लोग ऑलरेडी उसके बारे में काफी अवेयरनेस उनका था। अब मैं जाके जब उनको इंश्योरेंस का प्रोडक्ट अगर बेचूं तो वहां पर क्या होता था, प्रॉब्लम ये होता था कि लोग बोलते थे यार तुम्हारा 6% वाला प्रोडक्ट में क्यों खरीद, क्योंकि मेरे को यहाँ 12% मिलता है, वहां 26% मिलता है। अब वैसे हालातों में मैं इंश्योरेंस कैसे बेचता? आज लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस बेचना बहुत डिफिकल्ट है, बट आज अगर आप देखेंगे एफडी हो या पीपीएफ हो या वो 1% का डिफरेंस है, उस जमाने में तो डबल था। तभी फिर मेरे को ये जब एहसास हुआ कि यार लोगों का माइंडसेट ये है, तो मैं जाके लोगों को बोलता है नहीं, पीपीएफ में आपको ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, और इंश्योरेंस में ये सब होता है।
तो आपको लगता है कि ये बात लोगों के दिमाग में जाएगी? क्योंकि लोगों को खुला पता है कि यार 12% मिल रहा है, तो मैं कुछ भी जो एक तर्क अगर मैं पेश करूं, वो तर्क का भी एक कोई वेटेज होना चाहिए, कोई मतलब उसमें कन्विक्शन होना चाहिए, जो क्लाइंट के माइंड में बिल्कुल नहीं आती थी। क्योंकि क्लाइंट को पता था कि जो भी आप बोल रहे हैं वो 6% तो कवर अप नहीं कर सकते आपका। आप रिस्क कवर देते रहेंगे, ठीक है चलो उसके लिए 1% हम एक्स्ट्रा करेंगे, और क्या देता है वो भी टैक्स फ्री है, ये भी टैक्स फ्री है। तो ऐसे हालातों में बहुत सारे ट्रेनिंग वाले जो लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो लोगों को पीपीएफ क्यों अच्छा नहीं है एलआईसी के सामने, वो उनको समझाते हैं। और रंजीत जी, ये सब समझाने के बाद प्लीज रिमेंबर, ये सब एजेंट अपना जो करियर है ना वो खत्म कर रहे हैं। पता नहीं रहता है, लोगों को अच्छा लगता है कि यार ये पीपीएफ के अगेंस्ट मेरे को बता दिया तो मैं जाऊंगा। उसके बाद लोग आए प्राइवेट इंश्योरेंस के अगेंस्ट बात करने लगे। जब आप कोई इंश्योरेंस के बारे में या कुछ भी ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजिकली कि आप जब कोई चीज के बारे में नेगेटिव बात करते हैं तो क्लाइंट के माइंड में नेगेटिविटी आती है, और वो नेगेटिविटी फिर आपके खुद के प्रोडक्ट में सेल में बीच में मतलब बाधा उसका ये हो सकता है। तो मैंने उस जमाने में कुछ अलग किया था, हटके किया था, और वो हटके जो किया था उसका जो मतलब अभी वो मेगा लॉन्च में मैं बताने वाला हूँ कि क्या मैंने किया। और रंजीत जी, मेरी लॉटरी खुल गई। उस जमाने के जो ट्रेनर है वो कहते थे पीपीएफ ऐसा है वैसा है, ये है वो है। मैं वो कुछ नेगेटिविटी, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बात करना कंप्लीटली बंद कर दिया, और एक नया स्ट्रैटेजी मैंने लिया। ये स्ट्रैटेजी क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है क्लाइंट के माइंड में पीपीएफ ऑलरेडी बैठा है, वो हाई लेवल पे है। यूएस 64 उस जमाने में हाई लेवल पे था। अब मैं ये एलआईसी को उसको उड़ा के उस जगह पे एलआईसी को बिठाने के चक्कर में मैं फंस रहा था। तो मैंने एक अलग स्ट्रैटेजी की, और 1 महीने में मैंने 100 पॉलिसी बेची उस जमाने। एमटीवी जैसे कंपनी में इतना बड़ा मैंने काम किया, और मेरा फर्स्ट एमडीआरटी वो स्ट्रैटेजी के वजह से हुआ। और वो स्ट्रैटेजी मैं लोगों को अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि आजकल नया जो चल रहा है, बहुत सारे ट्रेनर म्यूचुअल फंड क्यों खराब है और म्यूचुअल फंड क्यों ये है वो है, वो लोगों को बताते हैं। बट आपको लगता है मेट्रो सिटीज में वो बात गलती रहेगी? कोई भी इंसान या कोई भी आप कस्टमर के पास जाके ऐसे बोलेंगे कि मेरा एलआईसी का प्रोडक्ट तो आपके म्यूचुअल फंड से बहुत ज्यादा ही है? तो ये जो रवैया है ये हमको हर्ट कर रहा है। ये जो रवैया है वो हमारे एजेंट को हर्ट कर रहा है। ये रवैया हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर को हर्ट कर रहा है। तो उनको एक अलग स्ट्रेटेजी, एक 360 डिग्री टर्न करना पड़ेगा और कुछ अलग करना पड़ेगा। मेरा जो पर्सनल कोची है, एक स्टूडेंट है जो मेरे साथ पर्सनल कोचिंग कर रहा है, उसमें मैंने ये ऑलरेडी स्ट्रेटेजी अप्लाई की, और उसका 3 महीने में एमडीआरटी हुआ। वो ऐसा बंदा है जो कभी इंश्योरेंस बेचता नहीं था, खाली इक्विटी का काम करता, खाली म्यूचुअल फंड का काम करता, पीएमएस ये वो सब इक्विटी प्रोडक्ट। वो बंदे को मैंने कुछ ऐसा मतलब स्ट्रैटेजी बना के दिया, वो एक एक क्लाइंट से 20 लाख 10 लाख 15 लाख का प्रीमियम लेने को चालू कर। तो क्यों? क्योंकि मैंने ये समझते हुए कि मेट्रो सिटी के क्लाइंट का माइंड क्या है, उस माइंड के हिसाब से उसको जब मैंने बताया कि क्या बात करना है, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट वो कंफर्ट लेवल पे आ जाता है और आपको सुनने लगता है। क्योंकि जिस दिन मेट्रो सिटी में आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट बात करेंगे तो आपका सेल वहां बिगड़ गया, ऐसा आपको सोचो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप म्यूचुअल फंड बेचना चाहिए, बट म्यूचुअल फंड के माइंडसेट में आप इंश्योरेंस कैसा बेचेंगे, ये बहुत बड़ा मतलब सूत्र है जो 3 जुलाई को मैं बताने वाला हूं। और इसके लिए किसी ने ये मिस करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शायद रिपीट होगा नहीं, और इसको आगे चल के फिर कैसे इसको ट्रेनिंग में लाया जाए वो हम लोग सोच रहे हैं उसके ऊपर। बहुत बढ़िया लाजरस जी, ये इस बात को मैं मानता हूं कि आज की तारीख पे मैक्सिमम इंश्योरेंस एजेंट एक डिग्री पर आकर ही काम कर रहे हैं, ज्यादा डाइवर्सिफाइड नॉलेज जो है ले नहीं रहे। बिजनेस आइडियाज, प्रोडक्ट नॉलेज, बिजनेस आइडियाज, प्रोडक्ट नॉलेज, बस इसी में अटके हुए। लेकिन ये जो आपने कोशिश की है कि अलग अलग नॉलेज को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, रिलेशनशिप के बारे में,
आत्मिक नॉलेज के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, नंबर ऑफ पॉलिसीज के बारे में, मैक्सिमम प्रीमियम के बारे में, सब चीजों को जो आप एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि इस प्रकार की कोशिश ज्यादातर लोग तो करते नहीं है। और इसी वजह से मुझे आपका ये सेंफिनिटी का मेगा लॉन्च बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत डिफरेंट लग रहा है। और मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूं कि 3 जुलाई को आपका जो मेगा लॉन्च है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट आए, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट ऑफिसर आए, और इतना बड़ा जो डाइवर्सिफिकेशन आपने जो थाली परोसी है, इसका मैक्सिमम लोग फायदा लें। इसकी बेस्ट विशेष मैं आपको देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ ये चर्चा करने की। बहुत बहुत धन्यवाद लाजरस। थैंक यू वेरी मच रंजीत जी, ऑलवेज अ प्लेजर। आपसे बात करना ऑलवेज एक प्लेजर रहता है। सो थैंक यू वेरी मच। आपको भी थैंक्स कि आपने भी समय निकाल कर ये रूबरू में आप भी शामिल हो गए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।